हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता है। आज की कक्षा में मैं सारा आकाश उपन्यास के सारांश पर विचार करूंगा। वैसे इसके पहले सारा आकाश उपन्यास का परिचय और पात्रों का परिचय मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, उसको आप लोग वहां से देख लेंगे। आज मैं सारा का उपन्यास के पूर्वार्ध भाग यानी सांझ का जो भाग है यानी आधा उपन्यास पर चर्चा करूंगा। ध्यान देने की बात है, उपन्यास की कथा वस्तु इतनी व्यापक है, पूरी कथा वस्तु को एक बार में समेटना उचित नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने विचार किया कि पूर्वार्ध भाग को एक बार और इसके बाद उत्तरार्ध भाग को दूसरे वीडियो में मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। ध्यान दें, पूर्वार्ध भाग में राजेंद्र यादव यानी इस उपन्यास में देखें, राजेंद्र यादव जी ने आजकल के स्वतंत्र भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे नवयुवक हों चाहे नवयुवतियां हैं, किस तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं, या कुछ ऐसे भी संयुक्त परिवार के हमारे बच्चे हैं जो गरीबी की रेखाओं के नीचे दबे हुए हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, उनके पीछे बड़ा संघर्षपूर्ण कहानी एक दबी हुई है उनके जीवन के साथ, उस पर मैं विचार करूंगा। तो इस उपन्यास की जो कथा वस्तु का जो प्रारंभ होता है अध्याय नंबर 1 में, यह इस उपन्यास की जो नायक और नायिका हैं समर और प्रभा की शादी होती है। यानी यह दिखाया गया किस तरह से बाल विवाह के कारण हमारे देश के जो युवक वर्ग हैं, युवती हैं, ये बाल विवाह के कारण उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो इस परिवार में जो मुखिया हैं ठाकुर साहब, वे अपने जो दूसरा लड़का उनका जो है उसका नाम समर है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ठाकुर साहब और उनकी पत्नी जो ठकुराइन है, उनके पास 4 लड़के और 1 पुत्री है। पूरी कथा वस्तु कहीं न कहीं ठाकुर साहब के परिवार पर ही केंद्रित है। ठाकुर साहब के पहले लड़के धीरज की शादी हो चुकी है और इस उपन्यास में उनकी पत्नी भाभी की भूमिका भी काफी दमदार रहा है। और ठाकुर साहब का दूसरा लड़का जिसका नाम समर है, समर की शादी प्रभा के साथ हुई है और यह शादी जो है ठाकुर साहब के साले अर्थात चंदन, जो समर है, समर के मामा जी, उनका नाम चंदन जी ने शादी कराई थी। तो उस समय लड़की वाले ने अधिक दहेज देने की बात कही थी, लेकिन दहेज कम मिला है और शादी हो गई। तो सुहाग रात वाली जो पहला दिन है, घटना वहीं शुरू होती है। यानी समर के घर पर वह प्रभा आ चुकी है और उसी रात दोनों का नया जीवन, समर और प्रभा की रात्रि में सुहाग रात होने वाली है। दिन में चूंकि बाल विवाह हुआ था, अभी वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला था समर, अपने जीवन को, यानी वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था समर, तो उसके जीवन तमाम महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ पढ़ाई करेगा, यह करेगा, वह करेगा, लेकिन शादी पहले हो जाने से मानो उसके स्वप्न अंधकार में दिखाई दे रहे हैं। वह बेचारा उस दिन मंदिर में जाता है और
यानी घर में बेचैनी रहती है कि तमाम वो हिजड़े वगैरह गाने के लिए आते हैं, तमाम वो लोग अपना गीत गाते हैं। और समर जो है उस दिन बारात में जो हुआ था, बारात में जब बारात जाती है, लड़की वाले पक्ष लड़के वाले पक्ष के बीच में वहाँ पर तमाम लड़की वाले लोग गीत गाते हैं, लड़के वाले लोग भी अपना बारात लेकर जाते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें मंडप वगैरह में। उन सब चीज़ों का भी शॉर्टकट जो है हाईलाइट लेखक ने किया है राजेंद्र यादव जी ने। तो इसके बाद में किस तरह से बारात में कुछ लोग, ठाकुरों की बारात में उस जमाने में लोग किस तरह शराब पीते थे, शराब की बोतलें भी वहाँ बारात में मिली थी, वो सब सारी चीज़ें वह याद कर रहा है। तो उस दिन में ही घटना और विभत्स घटती है। वहीं पर श्यामल की बहू जो है उसके पड़ोस में वह मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह कर लेती है, मर जाती है। वह भी बेचारी किससे पीड़ित रहती है, यानी वह भी कहीं न कहीं उस दहेज प्रथा की मार से पीड़ित थी, बेचारी आत्मदाह कर लेती है। और इधर वह मंदिर से किसी प्रकार से वापस आता है, रात हो जाती है। रात हो जाने के बाद उधर भाभी और बाकी परिवार में जो शादी का माहौल था ही, सभी लोग उसको रात में, जैसा कि प्राय गाँव की परंपरा होती है, तो उसको घर के अंदर जिसमें प्रभा रहती है उसको घर के अंदर धकेल देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर उसके तमाम स्वप्न थे, तमाम कल्पनाएं थीं कि प्रभा मेरा इंतजार करेगी, वो प्रणाम करेगी, वगैरह वगैरह जो परंपराएं थीं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रभा बेचारी वह कई दिन से वो जगी थी, शादी का माहौल था ही, वह जो है खिड़की, यानी खिड़की के सहारे वह खड़ी थी। और परिणाम यह होता है कि वो बेचारी सो गई। समर कब आया कब नहीं आया उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाती है। तो समर में भी यहाँ बहुत बड़ी कमी है। जब उसका स्वागत नहीं हुआ तो अपने रोब दाब में बाहर निकलने का प्रयास करता है। उसके अंदर यह भावना थी कि वह पैर पकड़ेगी, प्रणाम करेगी और वो उसको समझाएगा। लेकिन चूंकि सोई हुई थी, यहाँ पर समर की थोड़ी सी कमी मानी जाएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति है, वो अनजान है और दूसरे घर में आई है, परिवार को छोड़ने का भी अपार दुख होगा। तो उसको यह समझ में आया कि प्रभा बहुत घमंडिन है, बात नहीं की मुझसे। वो तमतमाते हुए पहले तो कुछ देर तक बैठा, लेकिन वह चूक वाकई वह सो चुकी थी। वह तमतमाते हुए घर से, अपनी कक्षा से बाहर निकल जाता है। और परिणाम यह होता है, अगले दिन यह जो समाचार है पूरे परिवार को मालूम हो जाता है। जैसे अग्नि में घी पड़ता है तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी तरह से यह समाचार पूरे परिवार वालों को पता चलता है कि किस प्रकार से प्रभा से और समर से सुहाग रात वाली रात में बातचीत नहीं हुई। इस पर भाभी ने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि नारियों में कंपटीशन की भावना ज्यादा होती है, तेज होती है। तो चूंकि जब कोई भी दुल्हन ससुराल में आती है, ग्रामीण धरातल पर या सभी जगहों पर यह परंपरा होती है कि उसको देखने के लिए तमाम औरतें अगल बगल की आती हैं, उसको मुंह दिखाई देती हैं और उसके मुंह देखने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं कि दुल्हन कैसी है, अच्छी है, क्या है। तो वाकई प्रभा बड़ी अद्वितीय सुंदरी थी, बड़ी रूपवती थी।
उसकी सुंदरता की बखान सभी औरतों ने किया, उसकी पढ़ाई लिखाई की तारीफ की। यह बात कहीं भाभी को पच नहीं पाया। भाभी ने मन ही मन में ठान लिया कि नहीं, कुछ करना होगा उसे। तो कई यानी जब वह अगले दिन जब भोजन बनाने गई, वह अब उनके दिमाग में आ गया कि कहीं न कहीं प्रभा को नीचे दिखाना है। तो प्राय ऐसा होता है बच्चों, संयुक्त परिवारों में यह औरतों के बीच में एक अलग पॉलिटिक्स होती है, एक अलग डिप्लोमेसी होती है, जो बहुत गहरी चालें चली जाती हैं। आप लोग देखेंगे सारे सीरियल इसी पर चल रहे हैं, यानी औरतें किस तरह से घरेलू पॉलिटिक्स करती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। तो वही पॉलिटिक्स कहीं न कहीं धारावाहिक जो सीरियलों में आप लोग देखते आए हैं, कहीं न कहीं वह चीज़ें इस साराकाश उपन्यास में भी देखने को मिलता है। उसका रोल कौन अदा करता है? उसका रोल, उसकी भूमिका भाभी अदा करती है। अब भाभी जो है, जब वह यह होता है भाई, औरतें जब 2-4 दिन रह लेती हैं तो उनको एक मुहूर्त दे करके वह भोजन बनाती हैं। तो सबसे पहले भोजन उसका पति भोजन करता है। तो भोजन करने के बाद में बाकी परिवार के लोग भोजन करते हैं। यहीं से उसका शुभारंभ होता है, रसोई घर में वह प्रविष्ट करती है। तो जब रसोई में जाती है, भोजन बनाती है, तो हाथ में उसके कलाई में घड़ी थी और वह उसकी गोरी कलाई और पैरों में जो पायल पहनी हुई थी, बड़ी सुंदर, वाकई सब मेहंदी होती लगाई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर थी भी। तो मन ही मन कहीं न कहीं उपन्यास के नायक जो समर में एक उत्सुकता की भावना थी, कैसे वो उसको देखे, लेकिन वो चूंकि पर्दे के अंदर थी वो देख नहीं पाता, लेकिन उत्सुकता थी। लेकिन भोजन का निवाला जब वह खाने बैठा, जैसे मुंह में डाला, तो भाभी ने वहाँ अपनी चाल चल दी थी कि प्रभा जब भोजन बनाई, दूसरे कमरे में कुछ काम के लिए गई, तो भाभी रसोई घर में आकर करके वह जो मरचे का जो मसाला था, मरचे के उस पीसे हुए मरचे को दाल में और सब्जियों में डाल देती हैं, नमक बहुत सारा डाल देती हैं, पूरा भोजन खराब हो जाता है। तो भोजन का निवाला जैसे मुख में डालता है, वो एकदम आंसू से भर जाता है और बहुत कुछ कहता है, भोजन फेंक देता है, थाली का भोजन, यानी मानो भाभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से दोनों के बीच में, यानी समर और प्रभा के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। और ये सारा भूमिका, ध्यान दीजिए, ये सारी भूमिका जो है पॉलिटिक्स की मूल जड़ होती है भाभी। उधर समर के सामने मीठी मीठी बात करती है, भाभी के सामने भी मीठी मीठी बात करती है। जैसे होता है ना, मुख में राम बगल में छुरी, और कब पाए कब काटे मूड़ी, यानी मीठी छुरी की तरह दोनों के बीच में दूरियां होती गई। और इस तरह से बेचारी प्रभा का जीवन कष्टमय और दुखमय शुरू होता है। वह मन में प्रतिज्ञा कर लेता है कि वो जल्दी इससे बात नहीं करेगा, वो अपने केवल लक्ष्य के प्रति ध्यान देगा। यानी प्रभा का जीवन ही कष्टमय और दुखमय शुरू होता है। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ चलता रहता है उसी तरीके से, और पूरे घर में माहौल तैयार होता है कि ठाकुर साहब जो हैं वह यह समझाते भी हैं अपने पुत्र को, समर को, और बहुत प्यार समझाते हैं। समर तो भयभीत था कहीं ठाकुर साहब उसकी पिटाई नहीं करते, क्योंकि अब तक उसको बात बात मारते थे, पीटते थे। तो समर को इस बात का कहीं भय था कि उसकी शादी हो चुकी, कहीं फिर भी पिताजी उसको पिटाई नहीं कर दे। लेकिन ठाकुर साहब ने प्रेम समझाया कि बेटा वो दूसरे की लड़की है, वह शादी हुई है, तुमसे ही शादी हुई है, इसलिए तुमको उसका देखभाल करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। लेकिन वो बात नहीं करता है। इधर जो है 2-4 दिन बीतने के बाद में उसके मायके वाले आते हैं प्रभा के, वह उनके साथ चली जाती है। इस तरह से समर के जीवन में जो हलचल आई थी, मानो आंधी तूफान जो आया था, वह आंधी तूफान आया और एक लहर के रूप में फिर से वापस चला गया। इस तरह से उसकी ज़िंदगी फिर अपने पुराने राह पर चलने लगी। वह स्कूल कॉलेज अपने जाने लगा।
और इस समय में एक ऐसी स्थिति बनी कि इधर भाभी को एक संतान पैदा होने वाली थी। तो यह हुआ, घर वाले लोग आपस में बात करते हैं कि भाई अब चूंकि संतान हो जाएगा तो कौन घर को संभालेगा। तो इसलिए फिर से यह बात हुई कि प्रभा को वापस लाया जाए। प्रभा बेचारी जब अपने मायके गई, सबके बारे में जो बोलना था बोली। सास के बारे में वहाँ लोग पूछते हैं, प्राय जब लड़की ससुराल से मायके जाती है तो लोग पूछते हैं भाई उसकी सास कैसी है, उसकी ननद कैसी है, उसकी जेठानी कैसी है सब कुछ वो बताती है। और लेकिन सबकी कुछ न कुछ शिकायत भी की, जो लोग जैसे थे वैसे बताई, लेकिन समर की शिकायत नहीं की। तो जब वह लेने के लिए गया, उसका छोटा भाई अमर वहाँ पर घर पर गया, उसके समर के ससुराल गया, तो उसके घर वाले लोग सबकी तो शिकायत की, लेकिन समर की शिकायत नहीं। समर को थोड़ा तारीफ किए कि पढ़ाई करते हैं, मेहनत से आगे बढ़ें, उनके पीछे शुभकामनाएं थी। तो आ करके ये सारी सूचना वह समर को दिया कि भैया तुम्हारे सबकी तो लोग तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे और लोग तुमसे बड़े खुश थे। समर को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई मैं तो प्रभा के लिए बात नहीं किया, प्रभा से मेरी अनबन थी, जो एक पति का जो दायित्व होना चाहिए मैंने तो निभाया नहीं। कि फिर भी प्रभा ने मेरी तारीफ की, इसका मतलब प्रभा वही पढ़ी लिखी लड़की है, उसके अंदर सांस्कृतिक गुण है, शायद इसलिए मेरी कभी वह बुराई नहीं की। इन सारी बातों को सोच रहा था। उधर वह जब आई, उसका जो पहले वाला जो कमरा था वह कमरा, भाभी वाला कमरा प्रभा को दिया गया था। अब फिर से भाभी जो अपना कमरा, अपना रूम को ले ली थी। अब बेचारी वह प्रभा, वह कोठरी जिसमें समर पढ़ा करता था, वह कोठरी अब प्रभा को मिल गई। प्रभा का संदूकचा, सामान उमान सब उसी में रखा गया। यह हुआ कि प्रभा उसी में सोएगी जिसमें समर की पढ़ाई होती थी। समर सोचा कि अब उसके आने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट की उसकी फाइनल परीक्षा की बहुत नज़दीक थी परीक्षा उसकी। उधर प्रभा यानी दिन भर काम करती रही। फिर रात को जैसे सोने की बात आई, तो चूंकि अभी तक तो समर के पास सोई नहीं थी बेचारी, इतने दिन तक थी, तो अब कैसे वहां पर सोती थी। तो भाभी ने अपनी वही पुरानी पॉलिटिक्स के अंदाज में कि जाओ तुम प्रभा को बोली कि जाकर समर के कमरे में सो जाओ। तो ऐसी स्थिति में प्रभा बेचारी बोल बैठती है। उसका यह बोलना ही पूरे उपन्यास में एक नया मोड़ ला दी कि मैं वहाँ दुत्कारती जाऊँ, कोई प्रेम न करे, मैं वहाँ पर कैसे सो जाऊँ जा करके। भाई कोई जैसे इज्जत न दे, प्रेम न दे, वहाँ मैं कैसे सो जाऊँ। और ये उसको अच्छा यानी अपनी बात कह देती है। और उसका यह बात कहना, यह बात समर को अच्छी नहीं लगती है। समर कहती है, भाई सोचता है वह तो विष की पोटली है, अच्छा हुआ कि मैंने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। और वह अपने उस रूम में उस रात्रि को प्रभा का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रभा की यह तीव्र वाणी कहीं न कहीं समर को अधिक घायल कर देती है। एक प्रकार से जो दूरियां पहले थीं समर और प्रभा के बीच में, समर और प्रभा के बीच में और दूरी बढ़ती चली गई लगातार। यानी समर का जीवन बड़ा संघर्षमय, कष्टमय बढ़ता चला गया। उसकी जिंदगी में बेचैनी बढ़ती चली गई। और इधर भाभी जो हैं वह लगातार इन दूरियों में, प्रभा और समर के दूरियों में वो काम करती गई। यानी स्थिति भयंकर होती चली गई। और उधर भाभी को पुत्री पैदा होती है। पुत्री पैदा होने के बाद से सारा काम बेचारी प्रभा अकेले करती थी, और उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि वह खाना खाई कि नहीं खाई, क्या नाश्ता की कि नहीं की। भाई परिवार में किसी भी स्त्री का जब दुल्हन के रूप में आती है, उसका पति ही सब कुछ होता है। लेकिन पति ही जब नालायक निकल जाए,
वह न पूछे अपनी पत्नी को तो उसका दुख और बढ़ जाता है। उधर भाभी ने इन दोनों के बीच में जिन दूरियां पैदा कर दी थी कि होता है प्रायः यह मनुष्य का स्वभाव होता है, वह जिसको प्रेम करता है, चाहे उसकी प्रेमिका हो चाहे वो पत्नी हो, जब वो दुखी होती है तो उस प्रेमी को या पति को कष्ट होता है। लेकिन अगर प्रेम नहीं करता, घृणा करता है, तो जब उसकी पत्नी दुखी हो या प्रेमिका दुखी हो तो उसको सुख मिलता है। आज वही स्थिति समर के साथ होता है। क्योंकि समर प्रभा को इस समय उसके घमंड को लेकर, उसको शिक्षा को लेकर के वह भाभी उसमें इतना विष भर दी है कि वह उसके सुंदरता को, उसके घमंड को यह मान चुकी। वो घमंडी नहीं थी, स्वाभिमानी थी। लेकिन हाँ, जिसके घर में स्त्री आती है उसके पति को चाहिए था कि वह समर को चाहिए था कि उससे बात करता, क्योंकि बात करने का पहला जो सिलसिला होना चाहिए वह सुहागरात में पति के द्वारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी दूसरे घर पर आई है, वो तो सहमी हुई रहती है, डरी हुई रहती है, परिवार कैसा होगा। तो वहां पति को कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसकी पहल पत्नी करे बातचीत की शुरुआत। समर ने वही गलती की जिसका परिणाम यह दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भयंकर यह जो दूरी बढ़ी है उसका असर बढ़ता जा रहा है। उधर एक दिन जब बच्ची के नामकरण की बात चल रही थी, पंडित जी आए, पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं, और उस समय गणेश जी की मूर्ति, यानी मिट्टी के गणेश जी बनते हैं। गौरी गणेश होता है गांव में, जब कोई पूजा पाठ होता है या कहीं पर भी तो गौरी गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। तो गौरी गणेश की जो गणेश जी की मूर्ति बनाई थी गई थी मिट्टी की, पंडित जी ने बनाया था। तो प्रभा पढ़ी लिखी थी, वह इन सब पर ध्यान नहीं दी। वह गणेश वाली मूर्ति को मिट्टी समझ कर करके वह बेचारी बर्तन साफ कर देती है, और उस बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता है। भाभी ने तो यहाँ तक कह दिया अगर हमारी बच्ची कुछ होगा तो उसके लिए प्रभा जिम्मेदार होगी। समर बाहर से आया हुआ था कॉलेज से, उसके अंदर गर्मी थी, तमतमाया हुआ था। बात समझा कुछ नहीं समझा, उस नालायक ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोचने वाली बात है बच्चों, यानी प्रभा और समर के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी। आज बातचीत थोड़ी सी हुई भी तो गाली से उस पर अपशब्द शब्दों का प्रयोग करता है, उस पर थप्पड़ उठा देता है, जाकर बेचारी गिर पड़ती है दीवार के सहारे, उसके माथे पर भी चोट लगता है, मानो पूरी शरीर झंझना जाती है। क्योंकि पुरुष का तमाचा स्त्री के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, उसे नहीं मारना चाहिए। और जिस समाज में, जिस परिवार में नारी को सम्मान न मिले तो समझ लीजिए उस परिवार को नरक में जाने में देर नहीं लगता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता का भी निवास होता है। तो चूंकि एक यह भी कारण है, प्रभा के साथ जातीयता हो रही है। समर ने प्रेम नहीं किया, पति का जो भूमिका होनी चाहिए समर उसका उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। इसके बाद दोनों के बीच में निरंतर दूरियां बढ़ती जाती है। वह प्रभा बेचारी मशीन बन गई, उसकी धोती फटी हुई है, नहाई की नहीं नहाई, खाई की नहीं खाई। कोई सास ससुर या कोई भी, जब पति ही न ध्यान दे तो सास ससुर बाकी परिवार वाले क्या ध्यान देंगे। बेचारी मशीन की तरह वह काम करती जाती थी। उसकी जिंदगी बड़ी फटेहाल हो गई, और उसको सम्मान, थोड़ा सा प्रेम करने वाला, उसके साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला उस पूरे परिवार में ठाकुर साहब के यहाँ कोई नहीं था, मात्र केवल मुन्नी के सिवाय। यानी ठाकुर साहब की जो बिटिया थी वह मुन्नी, वह भी अभागिन थी। होता है ना, एक अभागिन दुर्भाग्यशाली का सम्मान एक दूसरी अभागी नहीं करती है। जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर फराई। जिसके खुद दर्द न हो दूसरे के दर्द को समझ नहीं सकता। मुन्नी चूंकि दहेज प्रथा की मारी हुई थी बेचारी, उसका यानी जहां पर उसकी शादी हुई थी उसका पति नालायक था। उसका पति इतना नालायक था, उस शराबी था,
चरित्रहीन था, यानी उसकी सास भी मुन्नी को प्रेम नहीं की। वह बेचारी अपने ससुराल में पिटाई खाती थी, मार खाती थी। उसका पति इतना नालायक था, एक दूसरी स्त्री को रखैल बनाकर रखा था। ये बेचारी दासी की तरह काम करती थी। यहाँ तक कि चारपाई की जो पार्टी होती है, पावदान होता है, उसके पावदान के नीचे उसकी हथेली रख कर करके उसके ऊपर प्रताड़ित किया था। वो कितना नालायक था, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। इतनी मार मारा था। एक दिन बेचारी वो भाग करके अपने मायके आई थी। समर ने बहुत बड़ा विरोध किया था। समर ने सोचा था कि उसके यानी मुन्नी के पति को वो पिटाई करे, तब उसका प्रतिशोध पूरा होगा। लेकिन बेचारी मुन्नी बहुत दुर्भाग्यशाली नारी पात्र है। यहाँ पर दहेज की प्रताड़ित नारी है, तो केवल वही प्रेम करती थी प्रभा को, क्योंकि प्रभा का दुखमय जीवन देखकर उसके मन में सहानुभूति प्रकट होती थी, संवेदना प्रकट होती थी। उसके काम में शुरू में हाथ बढ़ाती थी। लेकिन देख ली जब बेचारी प्रभा रात दिन काम करती जाती है, कोई काम में सहयोग नहीं करता है। यहाँ तक कि लोग उसको मारते हैं, डांटते हैं, जो भी अब शब्द का प्रयोग करें, चाहे सास कहे चाहे जेठानी, एक मशीन की तरह काम करती है। सुबह उठती है, भोर में स्नान करके काम शुरू करती है, रात 10 बजे तक न खाती है न पीती, दुबली पतली हो गई। एकमात्र साड़ी है उसके पास, वह भी फट गई है जगह जगह से। सास कहती हैं कि सिलाई कर लिया कर, इसको सफाई कर लिया कर, क्या क्या नहीं कहती। उसको कलमुही से लेकर के बहुत अपशब्द शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उसके पक्ष में तो कोई बोलने वाला नहीं है। बीच बीच में बल्कि धीरज को थोड़ा सा उसकी जिंदगी को देखकर कष्ट होता है। वह समर से कहता है कभी कभी, अरे ठीक से उसके साथ बर्ताव किया कर कम से कम तू। लेकिन समर उसके कष्टों को देखकर सुख का अनुभव करता था। इसी से पता चलता है कि अगर किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए पति अगर नालायक निकल जाएगा तो पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी। लगातार उसका दुखमय जीवन इसी तरह से चलता रहा। यानी स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे कई थे, उधर समर जाता था, धीरज भी ड्यूटी जाता था, अमर और कुंवर भी पढ़ाई करते थे। सबको समय पर भोजन मिले। बेचारी प्रभा दिन रात कष्ट करती थी, लगातार मेहनत करती थी। ठंडक का मौसम था। एक दिन वह सोची कि गर्म पानी करूंगी तो लकड़ी समाप्त हो जाएगी। वह बेचारी छत पर पानी मुन्नी रख दी थी और वहीं जाकर वह छत पर स्नान कर लेती है। छत पर स्नान कर लेती है। छत पर स्नान करना मानो परिवार में कोलाहल मच गया। यानी सास ने बहुत कुछ कहा कि यह चरित्रहीन है, यह है, वह। बेचारी बहुत रोती है, बहुत वो होती है। इसके बाद उसके पक्ष को मुन्नी ने रखा कि नहीं, लकड़ी खर्च हो जाती है। इसके बाद में वो गर्म पानी गर्म ठंडक में धूप में रख दी तो पानी गर्म हो गया और स्नान कर ली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुन्नी ने उसके पक्ष को रखा। लेकिन काम के सिलसिले मुन्नी भी हाथ बढ़ाती नहीं थी। बेचारी प्रभा मशीन की तरह 10-10 12-12 मेंबर हों परिवार में और मेहमान वगैरह भी आते जाते हैं, वहां पर सारा काम प्रभा के लिए करती मशीन की तरह। बेचारी सूख कर कांटा हो गई है। जो फूल की तरह सुंदर सी नवयुवती थी, यानी शिक्षित नवयुवती थी, एक ऐसे परिवार में आकर के आज उसका जीवन कितना संघर्षमय और कष्टमय हो चुका है। समय बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वह उधर छत पर जाकर वह दाल बीन रही थी, दाल को ठीक कर रही थी। उसी समय ठाकुर साहब उसको बहुत अपशब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। चरित्रहीन, गंदी, यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ नैना लड़ाने जाती है, क्या क्या करने जाती है। बहुत कुछ परिवार के लोगों ने कहा। बेचारी बहुत दुखी और रोती रही। उधर समर इसकी बातों पर यानी उसके दुख पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, अपने दुनिया में मस्त था। उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी और वह
अपने मित्र यानी अपने मित्र के यहाँ जाकर, उसका मित्र का नाम था दिवाकर और दिवाकर की पत्नी थी, ध्यान दीजिएगा, किरण। ये दोनों खुले विचार के थे, आधुनिक विचार के थे। वाकई जो शिक्षा दीक्षा में एक खुला विचार होना चाहिए वो सब कुछ था उस परिवार में। चूंकि दिवाकर के पिताजी भी अच्छे ऊंचे पद पर कार्य करते थे, इसलिए फाइनेंशियल कमी नहीं थी। वो फाइनेंशियल आर्थिक स्तर पर खुशहाल परिवार था। तो एक दिन समर उनके साथ फिल्म देखने गया। दिवाकर, समर और दिवाकर की पत्नी किरण सब फिल्म देखने गए। फिल्म देखे, वहां पर नायक नायिकाओं का रोल, तो दोनों दिवाकर और उसकी पत्नी किरण जो थी वे दोनों प्रसन्नचित्त थे, खुशहाल थे। खास करके नायक नायिकाओं के चित्र देखते तो और खुश होते थे। प्रभा के इधर समर के मन में भी ये इच्छा पैदा हुई, अगर प्रभा आई होती तो शायद अच्छा होता, वह भी फिल्म देख लेती। जिस तरह से दिवाकर और किरण जिस तरह से फिल्म देख रहे थे, समर भी और प्रभा भी देखती, वो फिल्म देख लेते, तो उसके मन में भी प्रेम की थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई। यानी पॉजिटिव आइडिया उस फिल्म के माध्यम से हुआ। कहीं न कहीं समर के जीवन में एक बदलाव की भावना उस फिल्म में देखने के बाद में आई। वह घर वापस आता है। घर आने पर वही कहानी आप जान लो बच्चों। समर बराबर ये सोचता रहता है कि उसके घर पर बराबर झगड़े का माहौल, या तो झगड़ा उसके पहुंचने के पहले हो जाता है, या झगड़ा चल रहा होता है, या तो घटना होने वाली होती है। यानी इस तरह का माहौल एक संयुक्त परिवार के निम्न वर्ग में प्राय होता रहता है। उस चीज को दिखाया गया है। जब घर पहुंचा, रात हो चुकी थी काफी। देख रहा है वह छत के कोने में उस भीषण ठंडक के मौसम में, जहां वो रात्र की चांदनी वह कुहासे के वातावरण में मानो एक कुहासे का पर्दा चारों तरफ व्याप्त हो चुका हो, ऐसा वातावरण था। इतनी ठंडक थी, कठोर ठंडक। वहीं पर वो सिसक रही थी, रो रही थी। पहले वो देखा कि रोज तो खाना मेरे कमरे में रख दिया जाता था, आज क्या बात है किसी ने रखा नहीं। तो देखा इधर उधर क्या माहौल है, छत पर जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर छत पर रो रही है। चूंकि फिल्म देख करके आया था, उसके अंदर प्रेम और मानवता की भावनाएं, फिल्म की जो पूरी उत्सुकता थी वह समाप्त नहीं हुई थी, उसके हृदय के कोने में कहीं न कहीं थी। वो पूछ बैठता है, क्यों रो रही हो? तो प्रभा कहती, तुमको क्या आज तक तुम पूछे नहीं मुझको मेरे दुख दर्द को? अब वहीं से यानी समर ने जो पूछा उसके दुख के बारे में, प्रभा तो रो ही रही थी। समर भी उसकी आज इस स्थिति को देखकर कहीं न कहीं उस फिल्म का प्रभाव, पॉजिटिव आइडिया उसके हृदय पड़ा, वह भी रोता है। इस तरह से दोनों रोने लगते हैं काफी देर तक। प्रभा को उठाकर समर अपने कमरे में ले आता है। दोनों बात करते हैं। दोनों बात क्या करते हैं? दोनों रात भर केवल रोते ही रहते हैं। रात भर दोनों रोते ही रहते हैं। इस तरह से दोनों की जीवन की नई शुरुआत अब हो रही है। सुबह होता है। इधर प्रभा ने प्रतिज्ञा की थी अपनी सहेली या अपने घर पर कहीं भी पत्र नहीं लिखेगी, क्योंकि पत्र का जवाब, जब दुखमय जीवन हो तो पत्रों में क्या जवाब देगी। अब उसके जीवन में चूंकि समर ने बात किया है, अपने मन में प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन उसका पति उससे बात करेगा तभी वो अपने माता पिता को या अपनी सहेलियों को पत्र लिखेगी। इसलिए आज वह समर ने जब ने बात किया उससे और उसके साथ प्रेम का भाव व्यक्त किया, दोनों रात भर भले ही रोए हैं। सुबह जैसे ही हुई, प्रभा ने कहा कि जाकर के आज मेरे लिए पोस्ट कार्ड ले आना, और उस पोस्ट कार्ड से मैं पत्र अपने पिताजी को, माताजी को पत्र लिखूंगी। और वह पत्र लेने के लिए, यानी पोस्ट कार्ड लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे। यानी सोचिए, परिवार में, यानी उसकी शादी हो गई, यानी बाल्यकाल में शादी होती है तो क्या क्या संघर्ष कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस संघर्ष कष्ट को दिखाया कि उसके पास पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने मित्र
के पास जाता है, उसका सबसे खास मित्र कौन था? ध्यान दीजिए, उसका खास मित्र दिवाकर था। दिवाकर के पास जाता है, वो पोस्ट कार्ड ले आता है और पोस्ट कार्ड ले आकर करके वह प्रभा को देता है। और अब इसके बाद में दोनों के बीच में एक नई जिंदगी शुरू होती है और दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। दोनों के बीच में प्रेम का इजहार होता है। यही मानो अब जो संध्या काल था, यानी जो पूर्वार्ध का भाग था, यह 1-1.5 साल तक लगभग दोनों बात नहीं करते थे। आज यह दोनों बात करना शुरू किए। यहीं तक पूरी कहानी जो है पूर्वार्ध तक समाप्त होती है। अब अगली कहानी यानी कथा वस्तु जो आगे बढ़ेगी, अब बातचीत दोनों करते हैं, दोनों प्रेम करते हैं। उपन्यास में एक आशावादी चिंतन, एक आशावादी कल्पना, एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए, जो भावनाओं का संबंध, यानी पवित्र का जो पवित्रमय प्रेम का जो रिश्ता होना चाहिए, वह रिश्ते अब दोनों के बीच में शुरू होंगे। दोनों के बीच में खुशियों का एक नया माहौल तैयार होगा। इस तरह से नई जिंदगी मिलेगी। इसलिए उसको लेखक ने सुबह के नाम से दिया है, क्योंकि सुबह नई किरणों को, सूर्य की नवीन किरणें प्रकृति को आच्छादित कर देती हैं। अपनी प्रेममयी लालिमा से पूरी प्रकृति को खुशमय बना देती है। उसी प्रकार से सारा आकाश उपन्यास का जो सुबह का वातावरण होगा, यानी उत्तरार्ध का जो वातावरण होगा, दोनों की जिंदगी में एक नई आशावादी प्रेम की कल्पना, जहां खुशमय वातावरण होगा, आनंदमय वातावरण होगा। अब दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और इस तरह से प्यारे बच्चों, सारा आकाश उपन्यास का पूर्वार्ध भाग यही समाप्त होता है। धन्यवाद। इसको आप लोग याद रखिए कि समय समय पर सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि स्वयं आप लोग इसका आनंद प्राप्त करें, औरों को भी आनंद दिलाएं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।